नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। संदीप जी, लगभग 2 महीने होने को आए हैं उस घटना को जब जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली वाले घर में जले हुए नोट मिले थे। 3 जजों की कमेटी ने सुना है कि अपनी रिपोर्ट सीजीआई को सौंप दी है। और उस रिपोर्ट को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या अब इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा सच में फंस गए हैं? देखिए, अभी तक की जो रिपोर्ट है और सोर्सेज जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि वर्मा जी का काम तमाम हो चुका है। और काम तमाम होने के साथ ही जो वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगे हुए थे या उनके लोग लगे हुए थे, वो कहीं न कहीं धराशायी हो गया है। क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कहा गया है कि कैश जो उन्हीं का था, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई रिपोर्ट 3 जजों की कमेटी ने मिल करके 3 हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की कमेटी ने दिया है, तो अब आगे देखना है कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। क्योंकि प्राइमा फेसाई ये चीज अब स्टेब्लिश हो गया है एंड राइट नाउ अब देखना है कि संविधान के हिसाब से या कहें कि जो प्रक्रियाएं हैं उनके हिसाब से क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या मिस्टर वर्मा को एक न्यायाधीश की तरह स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर एक अपराधी की तरह जो कि भ्रष्टाचार के अपराध में दंडित किया जाना चाहिए, उस तरह की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कहें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएस के तहत जो है आगे की कार्यवाही होनी चाहिए। अब बात आएगी कि सुप्रीम कोर्ट या आगे का कदम क्या उठता है। जस्टिस वर्मा को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो है उनका ट्रायल किया जाता है। और अगर सीजीआई को वो रिपोर्ट सौंपी गई है सर, और जैसे आप कह रहे हैं कि सोर्सेस के हिसाब से लग रहा है कि जो पैसा था वो उनका ही था, तब तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। और फिर तो ऐसे में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होगी और उनको हटाया भी जा सकता है उनके पद से। फिर तो उनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। देखिए, ये जैसी बात आप कह रही हैं बहुत ही बोल्ड स्टेप होंगे अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है। क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने देखा है इतना पेचीदा प्रक्रिया है, या ये कहें कि न्यायपालिका के मामले में व्यवस्थापिका या एग्जीक्यूटिव दखल तो देना नहीं चाहती। तो इसमें कोई भी कदम अगर उठाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही उठाया जाना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से क्या एक प्रेसिडेंट के तौर पे बनाना चाहेगी, जिससे कि आने वाले समय में भविष्य में जितने भी न्यायाधीश हैं उनको जो है एक सबक मिले कि ऐसा कोई काम न किया जाए जिससे संविधान कलंकित हो या लोगों का न्यायपालिका के प्रति विश्वास कलंकित हो, या फिर कवर अप करते हुए अपने पास जो उनके पास एक विशेष हथौड़ा है जिसको कहते हैं कि न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी ऑफ द जुडिशरी, उसका प्रयोग करते हुए सब पर्दे के पीछे। क्योंकि जांच भी जो हुई, चलिए ये तो बड़ी ऑनेस्टी रही कि हमारे माननीय न्यायाधीशों ने जो है जांच अपनी पूरी की और जब फैक्ट मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, लोगों के स्टेटमेंट आए हैं, उसके आधार पर यह माना है कि कहीं ना कहीं इनका रोल है। तो इन सब बातों को आगे भी क्या पॉजिटिवली लोगों तक एक ट्रांसपेरेंट वे में रखा जाएगा, या ये कहें कि जस्टिस वर्मा को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बजाय जो है सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के प्रति लोगों के विश्वास को सुरक्षित करने के लिए एक आम व्यक्ति की तरह इनके ट्रायल के लिए किसी तरह से कोई आदेश देती है। क्योंकि कोई भी कदम अगर उठना है तो देश की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही उठाया जाना है। सर, देश की न्यायालय के द्वारा ही उठाया जाना था पहला कदम, तभी तो ये 3 जजों की कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। अभी आपको याद होगा, अभी जब पहलगाम वाले मामले में एक याचिका आई थी जिसमें कहा गया था कि इसकी जांच पड़ताल कोई सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज करे, तब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही कहा था कि हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है, आपने कैसे मान लिया कि हम जांच करेंगे। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के मामले में तो मान लिया कि वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, और इसीलिए 3 जजों की कमेटी बनाई गई थी। तो अब जब दूध का दूध पानी का पानी साफ होता दिख रहा है, तो इसका मतलब तो यही है कि दाल में कुछ काला था। और पहले ऐसा लग रहा था कि शायद जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश हो, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है कि लोगों का जो भरोसा न्यायपालिका से उठता जा रहा है उसको कायम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। देखिए, न्यायपालिका के पास एक सबसे बड़ा हथौड़ा जो है वह है अपना ऑटोनॉमी। न्यायपालिका की पृथकता, मतलब जो सेपरेशन कहते हैं, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है कि न्यायपालिका के कार्य में किसी तरह से कोई बाहरी एलिमेंट व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का दखल नहीं होगा। इसके बावजूद न्यायपालिका अपने
ये कहें या सोशल मीडिया का दबाव कहें या देश के मीडिया का दबाव कहें, जिसके चलते एक तरह से कहिए कि जैसे रात के 2 बजे उन्होंने जलती हुई नोटों का वीडियो फुटेज जारी कर दिया, जैसे उन्होंने 3 जजों का पैनल बना दिया। अब पैनल बनाने के साथ ही जो है, अगर एक सिंगल जज बेंच होती या सिंगल जज इंक्वायरी टीम होती तो शायद इसको किसी तरह से मैनेज किया जा सकता था या हो सकता है दबाया जा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी चाहती थी 3 डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जजों को इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि जो है जनता का एक विश्वास पैदा हो कि ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट के किसी जज को हमने इंक्वायरी का काम दे दिया कि उसने जो है दिल्ली हाई कोर्ट को प्रोटेक्ट कर लिया। नहीं, उन्होंने 3 हाई कोर्ट्स को लिया, एक ट्रांसपेरेंट वे में था, अच्छा रहा, एक गुड इनिशिएटिव था। लेकिन बात आती है कि कब कौन किस तरह से जुडिशरी को देखेगा, इसमें थोड़ा बहुत रोल होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, या किसी भी राज्य की अगर हाई कोर्ट है तो वहां के चीफ हाई जस्टिस का, कि हाई कोर्ट को किस दशा में लेके जाते हैं। तो हम एक ऐसे क्रूशियल स्टेज पे इस रिपोर्ट को पा रहे हैं जबकि हमारे एक चीफ जस्टिस बदल रहे हैं और दूसरे नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, और आज जो तारीख है उसके हिसाब से देखें 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर एक नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं। तो ऐसे में वर्तमान चीफ जस्टिस से हमें कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए और ना ही वो करने की स्थिति में होंगे कि इस रिपोर्ट में जाएं या कोई इफेक्टिव ऑर्डर दें लोगों को। तो जस्टिस गवई साहब आगे का स्टेप कैसे लेते हैं, क्योंकि अभी जो ये घटना रही जुडिशरी के लिए माथे पे बहुत बड़ा कलंक रहा है, और जिस तरह से चीज मैनेज हुई यह भी बहुत ही दुखद रहा। मैं तो इसको दुखद कहूंगा, क्योंकि भाई आप चीजों को 4 दिन 5 दिन तक दबा देते हैं, फिर लोगों का दबाव बनता है, देश के उपराष्ट्रपति को बोलने का मौका मिलता है, देश के संभ्रांत लोगों को बोलने का मौका मिलता है। तो ये सब मौका मिलना जो है कहीं न कहीं ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट से इसको मैनेज करने में कहीं न कहीं थोड़ी सी चूक हुई, या ये कहें उस प्रिविलेज का जो हमारे संविधान में उसको मिला हुआ है उसका कहीं न कहीं इंक्रोचमेंट हुआ या दुरुपयोग हुआ, जिसके चलते जनता में एक गुस्सा पैदा हुआ, जनता के अंदर एक एनोयंस पैदा हुआ, और उस दबाव के चलते ही अदालत को अपनी गलतियों को करेक्ट करना पड़ा। और उसी को करेक्ट करने के नाते जो है आज, जबकि चीफ जस्टिस बदलने वाले, हो सकता है रिपोर्ट अगर 10 दिन बाद भी आती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बात यह थी कि एक रिपोर्ट जब आ रही है, वह चीफ जस्टिस जिसके कार्यकाल में जांच कमेटी बनी है, अगर उसके कार्यकाल में ही वह रिपोर्ट नहीं आती तो एक गलत मैसेज जाता, या फिर लोग यह कहते कि भाई एक चीफ जस्टिस के सामने कोई दूसरी बात हुई थी, दूसरे चीफ जस्टिस के सामने दूसरी बात हुई, और हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन दोनों जजों के बीच हो कि आपका सोचना ये रहा होगा, हमारा सोचना ये है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती जो रिटन में नहीं होती हैं। तो जब कोई ऑर्डर दिया गया है तो जिसने ऑर्डर दिया था उसी के सामने वो रिपोर्ट आ गई है, और शायद यह भी एक बोल्ड स्टेप ही है कि बिना कोई स्टेप लिया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेप नहीं लिया है, और रिपोर्ट भी किसके थ्रू आ रही, सोर्सेज के थ्रू आ रही। तो सोर्सेज तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई है नहीं कि मतलब पत्रकार बैठे होते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं चाहेगी तब तक कोई बात जनता तक नहीं पहुंचेगी। तो जस्टिस खन्ना ने इस बात का भी ध्यान रखा है, कहे कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि पैचअप करने की कोशिश, ये पैचअप करने की कोशिश हो रही है कि जो मतलब पिछले 2-3 महीने के अंदर हमारी न्यायपालिका पर बट्टा लगा हुआ था इज्जत पे, कि भाई चलो हम जाते जवाते कम से कम इतना तो बता के जाएं कि जो रिपोर्ट आई है उसमें एक दोषी पाए गए हैं, और अगला काम जो है हम नए चीफ जस्टिस के लिए छोड़ दें कि वो उस पर क्या स्टेप उठाते हैं या क्या कदम उठाते हैं। लेकिन कम से कम अगर इतना बता के हम अपनी रिपोर्ट दे करके अपने चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होंगे तो कम से कम हमारे कार्यकाल पे जो धब्बा लगा है, जो दाग लगा है, उस पर थोड़ा सा तो सफेदी लग ही जाएगी, और जनता ने जो सवाल उठाए थे उसको कहीं न कहीं विराम लगेगा। सर, सीजीआई संजीव खन्ना के टाइम में ये कमेटी बनी, रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। जैसा आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उनको जाते जाते इस मामले पर आदेश देकर जाना चाहिए था, मामला खत्म हो जाता, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान ही सब कुछ हुआ। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता तो ये मामला कभी सामने ही नहीं आता। हफ्ते भर तक तो दबा कर रखा गया ना, किसी ने तो दबाया, कहीं से तो ये मामला दबाने की कोशिश हुई, यानी कि कोशिश ये हुई कि वो साफ रहे, उनके दामन पर कोई दाग ना लगे। जस्टिस वर्मा की कोशिश तो हुई है, और अब अगर ये कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, सीजीआई तक पहुंच भी गई है, फिर भी बड़ी सतर्कता बरती जा रही है
कि अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो इससे तो संशय और बढ़ता है सर। तो अभी तो ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारी थी, जाते जाते सीजीआई को इस मामले को निपटा के जाना चाहिए था। देखिए, बात तो आपकी बहुत जायज है, और अभी कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है। अगर रिपोर्ट आ गई है तो प्रायोरिटी लेवल पे इस चीज को डील किया जाना चाहिए, मेरा अभी मानना है। और अभी 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बचे हुए हैं, तो इस चीज का उपयोग करते हुए एक फाइंडिंग माननीय मुख्य न्यायाधीश को अपनी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में जो कहा कि बहुत सारी बातें जब मुख्य न्यायाधीश आदेश देता है तो रिटन में होते हैं, और बहुत सारी चीजें ओरल जाती हैं। जो ओरल जाती हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है आने वाले चीफ जस्टिस के लिए कि क्या बातें हुई थी, क्या नहीं हुई थी। तो इसलिए आवश्यक है कि जिसने डायरेक्शन दिया है, अगर उसके कार्यकाल का ऐसा होता लास्ट दिन में आया, अभी लास्ट दिन तो है नहीं, बिल्कुल, अभी तो अच्छा खासा समय बचा हुआ है, तो आप इस मामले को प्रायोरिटी पर कुछ आदेश दे करके जाते, अगले के लिए छोड़ के जाते, ये बात सही थी। लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि अगर चीजें सोर्सेज के थ्रू आ रही हैं, दोनों में बड़े अंतर होते हैं। सोर्सेज के थ्रू आने पे जो अगला अधिकारी है या अगला पदाधिकारी है, उसके पास पूरे चांसेज हैं कि वह कहे कि सोर्सेज की जानकारी जो थी वह बिना तथ्यों के थी, और उसको रिस्पॉन्ड हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फाइल है उस पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। सोर्सेज इन नथिंग, कभी भी आप गाड़ी को बैक गियर में चला सकते हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं आया है। ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को इस चीज को अपलोड कर देना चाहिए था। अगर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो चलो भाई उसको हाइड करके, जैसे आपने देखा था कुछ फोटो वगैरह सुप्रीम कोर्ट ने डाला था, और कुछ चीजों को जो है वहां पे ब्लैकआउट भी किया था। लेकिन अगर किसी की प्राइवेसी है, कहीं राइट टू प्राइवेसी है, माननीय न्यायाधीशों से कोई बातचीत है, कुछ भी है, तो उन सब चीजों को हाइड करते हुए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक तौर पे वेबसाइट पे डाला जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं डाला जाएगा तो यह जो बात है, अभी जो सोर्सेज के थ्रू बात आई है, इससे हो सकता है अंदर की रिपोर्ट में कुछ और हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंदर की रिपोर्ट में कुछ और हो। मैं बड़ा किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं जस्टिस वर्मा का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं, दूसरे का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं। लेकिन अगर जस्टिस वर्मा को कुछ बरी करने वाली चीजें निकल करके आ गई उसमें, तो ये कहा जाएगा कि चीजें मैनेज हो गई। और जुडिशरी की जो इज्जत बचाने की कोशिश हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस द्वारा की गई है लास्ट मोमेंट में, अपने कार्यकाल के अंतिम समय में, वह कहीं न कहीं यह एक धब्बा फिर से लग जाएगा। तो जो रिपोर्ट आई है जस की तस अगर इसको डाल दिया जाता सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, तो शायद एक अच्छा संदेश जाता, और यह रिपोर्ट की बजाय ऑफिशियल चैनल से जनता तक बात जाती तो शायद ज्यादा बेहतर होता, और लोगों का ज्यादा विश्वास न्यायपालिका के बीच बनता। क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में या कहें अपने जीवन में अभी तक की प्रैक्टिस में कभी नहीं देखा कि न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह से मुखर होकर के सभी लोगों ने बोलना शुरू किया। बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स, किसने नहीं बोला? राज्यसभा के सांसद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, हर किसी ने जो मतलब कहते हैं बहुत ही आहत होकर के लोगों ने कई जगह बोला जो है। तो ऐसी स्थिति में जाते जवाते इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना मेरा मानना था कि आवश्यक था, क्योंकि ऑफिशियल चैनल से बातें आती हैं तभी जो है वह ऑथेंटिक होती है, और अनऑफिशियली इस तरह से सोर्सेज के थ्रू की बात जो आएगी उसको तो एक तरह से कहें हम वकीलों को खेलने के लिए, हम वकील क्या होते हैं, फाइल से ही खेलते हैं, या कहीं फाइल से ही हम न्यायपालिका को अपना जो है न्याय के दरवाजे तक ले जाते हैं अपने क्लाइंट को। तो अगर ऑफिशियल रिपोर्ट में कुछ कॉमा हाइफन कुछ अंतर होगा तो उसका फायदा अगर वर्मा के लिए जो वकील खड़ा होगा वर्मा जी को फेवर करना चाहेगा, और जो व्यक्ति दूसरे पक्ष में खड़ा होना चाहेगा अपने पक्ष में उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा। इसलिए रिपोर्ट, मेरा मानना है अभी समय है सुप्रीम कोर्ट को इन बातों का, जनता की भावनाओं का ख्याल करते हुए इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अब ऑप्शंस क्या हैं, अगर सोर्सेज पर भरोसा किया जाए, क्योंकि हम तो शुरुआत से कह रहे थे कि 3 जजों की कमेटी शायद इसीलिए बनाई गई कि लिपापोती की जाए, उनको हो सकता है कि क्लीन चिट दे दी जाए, लेकिन क्लीन चिट मिलती दिख नहीं रही है। अब ऑप्शंस क्या होंगे उनके सामने? क्या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा या फिर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है? क्या हालात बनते दिख रहे हैं आपको? अगर अपना इज्जत और सम्मान प्यारा हो
किसी भी व्यक्ति के लिए, तो उसे सबसे बेहतर होता है कि उसे रिजाइन दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा दिखता प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इज्जत और सम्मान ही प्यारा होता तो इतना विरोध और प्रदर्शन होने के बावजूद आप इलाहाबाद में जाकर के चुपके चुपके शपथ ग्रहण नहीं करते। मतलब आपने स्पष्ट कर दिया कि आपको अपनी तनख्वाह प्यारी है, आपको अपनी गद्दी प्यारी है। नहीं तो जिस दिन आरोप लगा उसी दिन कहते कि हम वॉलंटरी छुट्टी ले रहे हैं और न्यायालय के परिसर के अंदर मैं प्रवेश नहीं करूंगा जब तक मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसी तरह की उम्मीद जब सांसदों के ऊपर आरोप लगते हैं, विधायकों के ऊपर आरोप लगते हैं, तो आम जनता की भी होती है, न्यायपालिका की भी होती है और सभी की होती है कि भाई आरोप लगे हैं, जब तक आरोप है तब तक उस परिसर में प्रवेश न करने दिया जाए। लेकिन आप गए, आपने शपथ ग्रहण किया और सारा कुछ किया, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे या रिजाइन करेंगे, दोनों चीज आप नहीं करेंगे। तीसरी चीज जो बचती है आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया तो होनी ही है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि जब आपने बता दिया कि रिपोर्ट्स में आ गया है कि इंडिक्टमेंट हो रहा है और चीजें इनके खिलाफ जा रही हैं, तो महाभियोग तो होना ही है। क्योंकि व्यवस्थापिका को इन्होंने, कहते हैं ना, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में थोड़ा सा टकराव तो हमेशा रहता है कुछ न कुछ लेकर के, तो व्यवस्थापिका आपको बख्शने के मूड में नहीं है। एक बार न्यायपालिका की तरफ से आ जाएगा कि इनके खिलाफ महाभियोग किया जाना चाहिए, तो न्यायपालिका के खिलाफ महाभियोग इनके खिलाफ करेगी ही व्यवस्थापिका जो है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आएगी कि क्या जस्टिस वर्मा एक आम आदमी की तरह ट्रीट किए जाने चाहिए या एक न्यायाधीश का जो विशेषाधिकार अलिखित रूप में, मैं नहीं कह रहा हूं लिखित रूप में, अलिखित रूप में न्यायपालिका ने अपने लिए खुद ही डेवलप कर लिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो कुछ भी प्रोटेक्शन मिले हुए हैं कानून में, अरेस्ट से, जेल से या आपराधिक मुकदमों से, वो उन चीजों के लिए है जब आप न्यायिक कार्य कर रहे हो। आपके घर में अगर कैश मिल रहा है, आपके घर में AK-47 मिल रहा है, आपके घर में अगर नारकोटिक ड्रग मिल रहा है, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि वह जो है जुडिशियल कार्य का हिस्सा नहीं है। आपको कोई भी प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब आपका कार्य जो है जुडिशियल कार्य की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर अगर आपका कार्य जुडिशियल एक्ट की कैटेगरी में नहीं है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यह बात अलग है कि न्यायपालिका ने अपने लिए अलिखित रूप से नियम बना रखे हैं जिसको कहीं मतलब संवैधानिक मतलब प्रोटेक्शन उन्हें नहीं है। आप अगर जुडिशियल एक्ट 1995 का पढ़ें जिसमें कि इनको इम्यूनिटी मिली हुई, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इवन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों खुद कॉम्पिटेंट हैं इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए। कहीं से भी ये नहीं लिखा गया है कि आप चीफ जस्टिस की परमिशन लेंगे ही। लेकिन यह अपने आप एक स्वस्थ परंपरा बनी हुई है कि अगर किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है तो चीफ जस्टिस की परमिशन होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए। तो बात यह है कि क्या इस तरह कहानी मुड़ेगी या जस्टिस वर्मा के लिए न्यायपालिका, हमारी जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे या कॉलेजियम के जो न्यायाधीश होंगे, वह इस बात पर सहमत होंगे कि यदि एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का आरोपी अब नहीं है, दोषी दिख रहा है और न्यायाधीशों की जांच में दोषी पाया जा रहा है, क्योंकि ट्रायल की अब तो जरूरत है ही नहीं। देखिए, पुलिस की जांच करने में और न्यायाधीश की जांच करने में यही अंतर है। पुलिस जांच करके फाइल जो है न्यायाधीश के सामने रखती है, न्यायाधीश डिसाइड करता है कि वह दोषी है कि नहीं है। लेकिन जब न्यायाधीश ही जांच कर रहा है तो बियॉन्ड डाउट ही इज कॉम्पिटेंट एनफ टू डिसाइड। तो 3 जज, एक जज किसी फैसले को डिसाइड कर देता है तो उसके खिलाफ फाइल ऊपर चली जाती है फांसी के लिए। यहाँ तो 3 जजों की पीठ मिल करके डिसाइड कर रही है कि ही इज इंडिक्टेड। तो यहाँ इतना होने के बाद अगर इनके खिलाफ कोई नरमी बरती जाती है तो फिर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों का गुस्सा या क्रोध, या ये कहें कि जो हम लोगों ने देखा कि मतलब जो राजनीतिक हलकों में या ब्यूरोक्रेसी के हलकों में लोगों को बोलने का मौका मिला था, फिर वो चीज शुरू होगी। अब ये रुकने वाली नहीं है। संदीप जी, एक चीज और है कि आपको याद होगा उपराष्ट्रपति ने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बरती सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों FIR दर्ज नहीं की, क्योंकि एक आम आदमी के घर से अगर इतना पैसा मिलता तो वो तो सीधे सीधे ED के पास मामला जाता, वो तो जेल के अंदर होता, उसको तो सफाई देने का मौका ही नहीं मिलता। आपको लगता है कि ये पूरा मामला जो है इसमें अब कम से कम उपराष्ट्रपति ने जो संदेश देने की कोशिश की थी CJI को, उस पर अमल होगा? मुझे ऐसी उम्मीद थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि
अगर इतनी ही चीजें सही होती या इतनी ही चीजें ऑर्डर में चल रही होती तो जो सीन हम लोगों ने देखा, यह बात न्यायपालिका खुद भी कह सकती थी कि मिस्टर वर्मा आपके खिलाफ आरोप लग गए हैं, हाईकोर्ट जांच कर रही है, तब तक के लिए आप न्यायालय में प्रवेश ना करें। लेकिन ऐसा कहीं से भी सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा। शपथ ग्रहण हुआ, इन्होंने ज्वाइन कर लिया, सारी चीजें हो गई। तो बोल्ड स्टेप तब होता है जब इनर कॉन्सेंस होती है, अंतरात्मा होती है किसी की भी। दबाव में आप उतने दूर ही जाएंगे जितने दूर आपको धक्का दिया जाएगा। जैसे ही धक्का देना बंद किया जाएगा आप वहीं खड़े हो जाएंगे। तो जितना भी वर्मा जी के खिलाफ जांच हुई है, कुछ भी हुआ है, वह आम जनमानस के दबाव का नतीजा है। जितना कुछ भी हुआ है सुओ मोटो नहीं हुआ, जो वर्ड बार बार यूज होता है ना, सुओ मोटो नहीं हुआ है। यहाँ पे धक्का दिया गया तब जाकर के गाड़ी थोड़ी सी बढ़ी, धक्का दिया गया तब थोड़ी सी बढ़ी। अगर सुओ मोटो होता तो 4 दिन फाइल जो है किसी को भनक नहीं लगती, यह तो नहीं होता। बिल्कुल, मैं हमेशा चीजों को तर्क की कसौटी पे रखता हूं, मैं किसी तरह से प्रेजुडिस नहीं हूं, लेकिन न्यायपालिका अगर किसी चीज को 4 दिन तक कहती है कि पब्लिक को ना पता चलने पाए, और फिर डिनायल और एडमिशन कई फ्लिप फ्लॉप हुए, देखे नहीं आपने कितनी बार बदला लोगों का बयान, चाहे इधर हो या उधर हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे किसी तरह की मोरल की उम्मीद तो नहीं दिख रही है इस मामले में। लेकिन अभी जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उनके बारे में कोई टिप्पणी करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट तक अगर वर्तमान चीफ जस्टिस इसमें कुछ स्टेप ले करके जाते हैं, कुछ कड़े कदम उठा के जाते हैं, तो निश्चित ही उनके कार्यकाल में दोनों ही चीजों को, मैं तो कहूंगा न्यायपालिका और उनके कार्यकाल दोनों पर ही जो एक प्रश्न चिन्ह उठा या लोगों को बोलने का मौका मिला, शायद उस पर एक पटाक्षेप हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिम्मेदारी इस वक्त जो मौजूदा सीजीआई है उन्हीं की है कि उनके कार्यकाल में जो धब्बा लगा जुडिशरी पर उसको धोकर जाए। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट अभी तो सीजीआई के पास है, डिस्क्लोज नहीं किया गया, पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी नहीं डाला गया है, तो देखते हैं कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल जो सोर्स है वो तो ये कह रहे हैं कि फंस गए हैं जस्टिस वर्मा। सर, आपने समय निकालकर इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी।